जानते हैं दोस्तों, पहाड़ों की सबसे खूबसूरत बात क्या है? कि चाहे कितनी भी बार आप इनसे मिल लीजिए, इनसे कभी आपका मन नहीं भरता। हम दोनों भाई न जाने कितनी ही बार इन पगडंडियों से, इन जंगलों से, इन पहाड़ों से होकर गुजर चुके हैं, लेकिन हर बार जब भी इनसे मुलाकात होती है तो ऐसा लगता है जैसे ये हमारी इनसे पहली मुलाकात है। हर बार वही ताजगी, वही खुशबू पहली मुलाकात की। इस एहसास को शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ बेहतरीन जरूर कर रहे होंगे। हम स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल दो भाई एक सफर पर के दूसरे ट्रैवल व्लॉग एपिसोड में। और आज के इस खूबसूरत सफर पर हम आप सभी को एक प्यारी सी जगह पर लेके जाने वाले हैं जिसका नाम है डेनकुंड। तो चलिए आप सभी को लिए चलते हैं डेनकुंड के इस जादुई सफर पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह ही इस सफर को भी हमने जल्दी शुरू करने का फैसला किया, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सुबह सुबह जितना जल्दी आप अपने सफर को शुरू करें उतना ही बेहतर। और आज के इस सफर को जल्दी शुरू करने का एक और कारण ये भी था कि ना सिर्फ आज हमें अपने घर से डेनकुंड तक बाइक राइड करनी थी, बल्कि उसके बाद 9 किलोमीटर की पैदल यात्रा डेनकुंड से जोत नाम की जगह तक भी करनी थी और फिर उसी रास्तों से होते हुए जोत से डेनकुंड वापस भी आना था। तो करीबन 18 किलोमीटर की एक लंबी पैदल यात्रा आज हमें पूरी करनी थी और इसीलिए सुबह 5 बजे हम लोग अपने घर से निकल चुके थे। सच कहता हूँ दोस्तों, सर्दियों में हिमाचल में अपने गर्म बिस्तरों से सुबह 4 बजे बाहर निकलना भी अपने आप में एक चुनौती से कम नहीं, लेकिन आज हमें किसी भी हाल में इस सफ़र को शुरू करना ही था। और जैसे ही हम तैयार होकर बाहर निकले तो मौसम भी अपने पूरे मिजाज पर था। ठंड इतनी थी कि पूछिए ही मत, लेकिन इस चीज़ को हम भी बखूबी जानते थे, इसीलिए हम पूरी तरह से पैक होकर घर से बाहर निकले थे। आप मान लीजिए कम से कम 10 किलो के एक्स्ट्रा कपड़े तो हमने पहने ही होंगे। तो दोस्तों, हमारे घर से डलहौजी करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ से डेनकुंड पड़ता है करीबन 13 किलोमीटर की दूरी पर। तो 43 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हमें आज बाइक से कवर करना था। हालांकि दोस्तों, हमने वेदर फोरकास्ट चेक किया था और उसके हिसाब से आज मौसम बिल्कुल साफ था। लेकिन पहाड़ों के मौसम का क्या कहना, ये कभी भी वेदर फोरकास्ट के हिसाब से नहीं चलते, क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने बनीकीत क्रॉस किया और डलहौजी की तरफ बढ़ने लगे, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और हम दोनों भाइयों के जहन में ये बात चलने लगी कि क्या आज हम लोग ये सफ़र पूरा कर भी पाएंगे कि नहीं। और आज अगर हम लोगों ने सफ़र पूरा नहीं किया तो आने वाले हफ्तों में मौसम और भी ख़राब था। जैसे ही हम दोनों ने डलहौजी बस स्टैंड क्रॉस किया, बारिश और तेज़ हो गई, जिसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और मजबूरन हमें गांधी चौक में रुकना पड़ा, क्योंकि जब डलहौजी में बारिश होती है इसका सीधा मतलब है डेनकुंड में बर्फबारी और हम लोग बर्फ़ में फंसने का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते थे। लेकिन शायद भगवान ने हमारी सुन ली और कुछ देर बाद बारिश रुक गई और मौसम खुलने लगा और हम दोनों भाई फटाफट से बाइक पर चढ़कर डेनकुंड की तरफ बढ़ने लगे। हम दोनों भाई बहुत खुश हुए ये सोच के कि चलिए आज का सफ़र जैसे तैसे हो ही जाएगा। लेकिन नहीं, मौसम और पहाड़ों का एक और सरप्राइज़ हमारे लिए भी बाकी था। जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया ही था कि जब डलहौजी में बारिश होती है तो डेनकुंड में बर्फ़ पड़ती है, क्योंकि जैसे ही हम लक्कड़ मंडी के करीब पहुंचने लगे, जो कि करीबन डलहौजी से 9 किलोमीटर की दूरी पर है, हमें सड़क पर जगह जगह बर्फ़ की पतली सफ़ेद चादर दिखने लगी। और भगवान का ये शुक्र था कि बारिश ज़्यादा नहीं हुई थी, क्योंकि अगर ज़्यादा होती तो शायद हम लोग डेनकुंड तक पहुंच ही ना पाते। हालांकि ये बर्फ़ के पैचेस बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन फिर भी ये बहुत फिसल भरी होती हैं और इसीलिए हमने बड़े आराम से अपनी बाइक को इन पैचेस से निकाला और जैसे तैसे लक्कड़ मंडी पहुँचे और हमने वहाँ कुछ देर रुकने का फ़ैसला किया, क्योंकि ठंड के मारे हमारे पैरों और हाथों की हालत बहुत ख़राब थी। और इस वक्त सच में जीटी के डबल साइलेंसर्स हमारे लिए बहुत काम आए। हम दोनों भाइयों ने एक एक साइलेंसर पकड़ लिया और अपने हाथों और पैरों को सेका और उन्हें नॉर्मल टेम्परेचर में वापस लेके आए। अब यहाँ से दोस्तों डेनकुंड करीबन 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर था। हमारे दिमाग में अब बस यही चल रहा था कि आगे कहीं ज़्यादा बर्फ़ ना हो,
लेकिन आसमान पर सूरज की किरणों को देखकर हमें ये हौसला हो गया था कि मौसम अब पूरी तरह से खुलने वाला है और रास्ता भी ठीक ही होगा। हम धीरे धीरे डेनकुन की तरफ बढ़ने लगे और कई बर्फ के पैचेस को पार करने के बाद आखिरकार हम डेनकुन पहुंच ही गए। और डेनकुन पहुंचकर करीबन 7 बजे हमने चढ़ाई शुरू कर दी। पुल्हाड़ी माता की जय। तो दोस्तों, डेनकुन की पहाड़ियां डलहौजी में सबसे ऊंची जगह है, जो कि समुद्र तल से करीबन 2755 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये एक बहुत ही प्रचलित पर्यटन स्थल है डलहौजी आने वाले पर्यटकों के बीच में, और यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए भी ये जगह बहुत मान्यता रखती है। यहाँ के शिखर पर मौजूद काली माता मंदिर के कारण, जो यहाँ के स्थानीय निवासियों के बीच पुल्हाड़ी माता के नाम से प्रचलित है। डेनकुन दोस्तों असल में एक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है, जिसमें आप डेनकुन से जोत तक का ट्रैक कर सकते हैं, जो कि एक 9 किलोमीटर का ट्रैक रूट है। हमारे ख्याल से दोस्तों इस ट्रैक रूट का डिफ़िकल्टी लेवल ईजी है। वैसे ज़्यादातर लोग रोड से पुल्हाड़ी माता मंदिर तक का ही ट्रैक करते हैं, जो कि करीबन 2 किलोमीटर का ट्रैक रूट है। इस ट्रैक रूट के स्टार्टिंग में 700 मीटर की एक खड़ी चढ़ाई है, जो कि इस ट्रैक रूट का सबसे कठिन पड़ाव है। इसके बाद आगे का अधिकतर ट्रैक रूट सीधा ही है, जिसे आप आराम से पार कर लेंगे। वैसे तो दोस्तों, अगर आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं किसी भी कारण से, तो आप रोड से कुछ मीटर ऊपर चढ़कर भी पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। लेकिन हम आपको यही सुझाव देते हैं कि कोशिश करें और मंदिर तक ज़रूर पहुंचिए, क्योंकि जो नज़ारे आपका वहाँ इंतज़ार कर रहे होंगे उसकी आप सपनों में भी कल्पना नहीं कर सकते। और जैसे ही आप माता के मंदिर और इन नज़ारों के दर्शन करेंगे, आपकी सारी थकान यूं झट से मिट जाएगी। तो दोस्तों, हम लोग काफ़ी बार पहले भी डेनकुन की पैदल यात्रा कर चुके हैं, और इसलिए हमने काफ़ी आराम से डेनकुन की शुरुआती चढ़ाई को पार कर लिया और ऊपर पहुंच गए। ऊपर पहुंचने पर सुबह सुबह हवा काफ़ी तेज़ और ठंडी थी। हम हवा के थपेड़ों को खाते हुए आगे बढ़ने लगे, लेकिन हम सूर्य देवता के बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि वो भी उस समय निकल चुके थे और उनकी धूप से हमें काफ़ी राहत मिल रही थी। सुबह सुबह धीरे धीरे हम लोग डेनकुन के नज़ारों का मज़ा लेते हुए पुल्हाड़ी माता के मंदिर के करीब पहुंचने लगे थे। जैसा कि दोस्तों, हमारा आज का प्लान था कि हम मंदिर के दर्शन के बाद आगे जोत की तरफ जाने वाले थे। हमने मंदिर जाने से पहले मंदिर के बाएं तरफ मौजूद डेनकुन की हमारी सबसे पसंदीदा जगह जाने का फैसला किया। और ये जगह हमारी पसंदीदा इसलिए है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पीर पंजाल, कैलाश पर्वत और धौलाधार पहाड़ियों का दिखता है, जो कि सच मानिए दिल को एक सुकून देने वाला नज़ारा है। यहाँ से आपको खजियार के भी दर्शन हो जाएंगे। हम जब भी कभी डेनकुन आते हैं तो मंदिर के दर्शन के बाद यहाँ काफ़ी वक्त चाय पीते हुए बादलों और इन बर्फीली पहाड़ियों की जुगलबंदी को देखते हुए वक्त बिताते हैं। और आज भी हमने थोड़ा वक्त यहाँ गुजारा और उसके बाद हम लोग पुल्हाड़ी माता मंदिर की तरफ चल पड़े।
पोल्हाणी माता मंदिर की स्थापना की भी अपनी एक कहानी है दोस्तों। ऐसा कहते हैं कि हजारों वर्ष पहले इस जगह पर राक्षस रहते थे, जिसके कारण गांव के लोग यहां से गुजरने से डरते थे। काली माता एक पहलवान के रूप में यहां प्रकट हुई और उन्होंने इन सभी राक्षसों का वध कर दिया। और गांव के लोगों को सपने में आकर कहा कि उन्होंने राक्षसों का संहार कर दिया है और वो चाहती हैं कि इस जगह पर उनकी एक मंदिर की स्थापना की जाए। और जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों कि माता ने यहाँ पर एक पहलवान का रूप लिया था, इसीलिए इस मंदिर का नाम पड़ गया पोल्हाणी माता। एक और चीज, अगर माता के मंदिर में आपने ध्यान दी होगी तो माता के मंदिर के ऊपर कोई भी छत नहीं है। उसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि जब पुराने समय में गांव के लोगों ने माता के मंदिर की स्थापना के बाद उनकी मंदिर की छत बनाई तो एक दिन छत गायब हो गई। ऐसा कैसे हुआ कोई नहीं जानता। गांव के लोगों का ऐसा मानना है कि पोल्हाणी माता अपने मंदिर के ऊपर छत नहीं चाहती है और उसके बाद से कभी भी मंदिर की छत नहीं बनाई गई। पोल्हाणी माता के मंदिर में यहाँ के स्थानीय लोगों की बहुत आस्था है और नवरात्रों के समय यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ होती है। हमने ऐसा सुना है कि यहाँ पर आप जो भी मन्नत मांगे वो माता जरूर पूरा करती हैं। हम लोग भी मंदिर पहुंचे और हमने माता के दर्शन किए और उनका बहुत आभार व्यक्त किया आज के हमारे इस सफर के लिए। और इसके बाद हमें अब जोत की तरफ आगे बढ़ना था, जो कि अभी भी करीबन यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर था। और दोस्तों, आगे के इस सफर पर बढ़ते हुए हम आपको डेनकुंड का नाम कैसे पड़ा उसकी कहानी भी सुनाते हैं। तो डेनकुंड नाम में डेन का मतलब है डायन और कुंड का मतलब होता है छोटा पानी का तालाब। तो कहानी कुछ ऐसी है कि कई समय पहले यहाँ पर एक डायन का वास होता था, जो कि एक कुंड में रहती थी। इस डायन से डर के कारण गांव के लोग और पशु इस कुंड से पानी नहीं पीते थे, जिसके कारण उन्हें और पशुओं को बहुत दूर जाकर अपनी प्यास बुझानी पड़ती थी। और इस चीज से परेशान होकर गांव के लोगों ने गांव की देवी पोल्हाणी माता से प्रार्थना की और गांव वालों की प्रार्थना को सुनकर माता प्रकट हुई और उन्होंने इस डायन का संहार कर दिया और वो पानी का कुंड गांव के लोगों को वापस दे दिया। और इस प्रकार इस जगह का नाम पड़ गया डेनकुंड। ऐसा कहते हैं दोस्तों कि ये कुंड अभी भी मौजूद है और ये पड़ता है एयरफोर्स ऑक्युपाइड एरिया में, जहां पर आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। जानते हैं दोस्तों, डेनकुंड की हमें सबसे खूबसूरत बात क्या लगती है? वो ये है कि हर मौसम में ये कुछ अलग सी दिखती है। जैसे अभी सर्दियों के मौसम में ये पहाड़ आपको भूरे रंग के दिख रहे होंगे क्योंकि घास इस समय बहुत कम हो चुकी है। जनवरी के मौसम में ये पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई होती हैं और बर्फ पिघलने के बाद मई महीने के करीब आपको ये पूरे पहाड़ सफेद और पीले गुलबहार फूलों से ढके हुए मिलेंगे, जिसे इंग्लिश में डेजी फ्लावर भी कहते हैं। जब जून जुलाई में बरसात का मौसम आता है उस समय ऐसा लगता है जैसे किसी ने यहाँ पर घास का हरे रंग का गलीचा इन पहाड़ों पर बिछा दिया हो। सच कहूँ तो हमें ये जगह बहुत जादुई लगती है। जब कभी भी आप डलहौजी आए तो डेनकुंड की खूबसूरती बिना देखे बिल्कुल ना जाएं। तो दोस्तों, मंदिर पहुंचने तक हमें रास्ते में काफी ठंड लगी, लेकिन जैसे ही हम दोनों मंदिर से आगे जोत की तरफ बढ़े, सूर्यदेव अपने एकदम रौद्र रूप में आ चुके थे और मौसम एकदम सुहावना हो चुका था। और हम दोनों भाई इन पहाड़ों पर बनी पगडंडियों पर ऊपर नीचे चढ़ते हुए इन बेहतरीन और खूबसूरत नज़ारों का मजा लेते हुए आगे बढ़ने लगे। तो दोस्तों, वैसे तो डेनकुंड से जोत तक का ट्रैक काफी आसान है और हमारे ख्याल से ज्यादातर लोग इसे कर ही सकते हैं। इस ट्रैक को अगर आप लोग करने का सोच रहे हैं तो कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। वो ये है कि रोड से मंदिर तक का ट्रैक आप अकेले भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मंदिर से आगे के ट्रैक पर हमारा सुझाव आप लोगों के लिए यही है कि आप इसे अकेले तय न करें, किसी के साथ आएं और किसी को बता के जरूर आएं कि आप इस ट्रैक पर जा रहे हैं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो पीछे कोई इंसान ऐसा होना चाहिए जिसे आपके बारे में पता हो कि आप इस ट्रैक पर हैं। और इस ट्रैक को बहुत सुबह जल्दी या फिर शाम के वक्त ना करें, क्योंकि मंदिर के बाद का ट्रैक रूट काफी सुनसान रहता है, खासकर सर्दियों के समय में। यहाँ पर भालू और बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी हैं जिनसे आपका सामना हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा सुबह या शाम को इस ट्रैक को करते हैं तो।
इसके अलावा अपने साथ खाने और पीने का सामान अच्छी मात्रा में लेके आएं, क्योंकि मंदिर के बाद आपको कुछ भी खाने और पीने का सामान जोत पहुंचकर ही मिलेगा। बस दोस्तों, इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखिए और आप बहुत मजे से इस ट्रैक को पूरा कर लेंगे। Oh my God. हाँ हाँ डेनकुंड में एक और चीज आपको यहाँ काफी आम दिखाई देगी, वो है ये कच्चे मिट्टी के घर। ये घर दोस्तों असल में गुर्जर समुदाय के लोगों के हैं, जो गर्मियों के समय में यहाँ पर अपने मवेशियों को चराने के लिए आते हैं और सर्दियों से कुछ समय पहले तक वो अपने मवेशियों के साथ यहीं रहते हैं। सच में अभी के समय में इस तरह की कठोर जीवन शैली को जीना भी अपने आप में काबिल तारीफ है। हम लोग अभी सर्दियों के समय में यहाँ पहुँचे हैं, इसीलिए ये मिट्टी के घर अभी खाली पड़े हैं। गर्मियों के समय में अगर आप लोग डेनकुंड आएंगे तो आपको इस समुदाय के लोगों के परिवार इन घरों में रहते हुए मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों, हमने डेनकुंड से जोत की पैदल यात्रा एक बार पहले भी की है, लेकिन जैसा हमने आपको बताया, आप चाहे यहाँ कितनी भी बार आ जाएं, इनसे कभी आपका मन नहीं भरता। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। डेनकुंड से जोत की दूरी कम से कम 9 किलोमीटर की है, जो सोचने में बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन जब आप इस सफ़र को शुरू करते हैं तो इन फिजाओं और इन पहाड़ों की खूबसूरती में आप इतना खो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब अपनी मंजिल पर पहुंच गए। और कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ दोस्तों, और हम दोनों भाई हंसते खेलते एक दूसरे से बातें करते इन खूबसूरत पहाड़ों को पार करते हुए आखिरकार जोत पहुंच ही गए। काफ़ी समय बाद हमारा जोत आना हुआ था, और आजकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एक छोटा सा नेचर पार्क भी बनाया हुआ है, जिसमें एंट्री के लिए वो 10 रुपये चार्ज करते हैं। इस नेचर पार्क में आपको एक छोटा म्यूजियम भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको इस जगह में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जंगली जानवरों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, हम लोगों ने डेनकुंड से जोत तक सफ़र तो कर लिया था, जो कि हमारे आज के सफ़र का सिर्फ 50% भाग ही था। अभी तो हमें जोत से डेनकुंड वापस भी पहुंचना था। हम चाहते तो जोत से टैक्सी या बस लेकर भी वापस डलहौजी जा सकते थे, लेकिन हमने ये ठान लिया था कि हम जोत से वापस डेनकुंड पैदल ही जाएंगे। सच में डेनकुंड से जोत तक के पैदल सफ़र में हम इस जगह के खूबसूरत नज़ारों में इतना खो गए कि हमें पता ही नहीं लगा कब हम जोत पहुंच गए। लेकिन जैसे ही हम वापस जोत से डेनकुंड की तरफ बढ़ने लगे, थकान अब हम पे हावी होने लगा था, और हमने कुछ दूर चलकर ये फैसला किया कि अब हमें खाना खा लेना चाहिए। एक बार टाइम भी बता दे। तेरा पैकेट में चला था। सच में दोस्तों, हमारा ऐसा मानना है कि चाहे आप कितना भी बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट खाना खा लीजिए, लेकिन माँ के हाथों से बने हुए खाने की बात ही कुछ और होती है। हम भी घर से माँ के हाथों की बनी हुई रोटियां, आलू की सब्जी और गर्म चाय लेकर आए थे, जिसे खाते ही ऐसा लगा जैसे हमारी सारी थकान एक पल में छुमंतर हो गई। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माँ के खाने में उनका प्यार भी शामिल होता है। और अब हमें ऐसा लगने लगा कि अब तो सामने बड़ी से बड़ी चुनौती क्यों ना आ जाए, हम उसे आराम से पार कर लेंगे और हम दोबारा से अपने सफ़र को पूरा करने के लिए चल पड़े। और दोस्तों, डेनकुंड की तरफ बढ़ते हुए हमें रास्ते में यहाँ के गांव के लोग भी मिले, जो रोज़ अपने काम पर इस 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा को करते हुए जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ के गांव के लोगों के लिए ये एक रोज़मर्रा की बात है, और इन्हें देखकर हमें ऐसा लगा कि हम बहुत खुशनसीब हैं और एक बहुत अच्छी ऐशो आराम से भरी ज़िंदगी को जीते हुए भी कई बार थोड़ी सी मुश्किल आने पर ऊपर वाले से शिकायत करने लगते हैं। जबकि इसके उलट हमें ईश्वर का बहुत आभारी होना चाहिए, क्योंकि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ मूलभूत सुविधाओं के लिए भी हर दिन बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। धीरे धीरे दोस्तों, हम दोनों भाई भी अब
पोलाड़ी माता मंदिर के करीब पहुंचने लगे थे। Oh my God. और इस पैदल यात्रा से हम दोनों को ये एहसास हुआ कि इस तरह की यात्रा हम सभी को वक्त निकाल कर करते रहना चाहिए, क्योंकि हम सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, इसके संघर्ष और इसके शोरगुल में इतना खो जाते हैं कि हमें अपने होने का भी एहसास नहीं रहता। और जब भी कभी आप इस तरह के सफर पर आते हैं तो ये वातावरण, ये शांति आपको आपके होने का एहसास दिलाती है, आपको आपसे मिलाती है। हमें ऐसा लगता है कि इस तरह के सफर एक बहुत अच्छा मौका होता है अपने जीवन के बारे में आत्मचिंतन करने के लिए। इस तरह की यात्राएं एक बहुत अच्छा जरिया भी हैं शारीरिक और मानसिक विकारों को अपने शरीर से निकालने का। जैसे कहते हैं ना कि जिसने गंगा नहा लिया उसने अपने सारे पाप गंगा जी में बहा दिए। हमें लगता है कि इस तरह की पैदल यात्रा भी कुछ ऐसी ही होती है, जहां आप अपने शारीरिक और मानसिक विकारों को पहाड़ों में बहा आते हैं। और आखिरकार कुछ समय बाद दोस्तों, हम दोनों भाई पोलाड़ी माता के मंदिर पहुंच ही गए और माता को आज के इस बेहतरीन सफर और अनुभव के लिए धन्यवाद किया और इस सफर को खत्म करने के लिए नीचे रोड की तरफ उतरने लगे। दोस्तों, भले ही आज के इस सफर में हम दोनों भाई शारीरिक और मानसिक रूप से काफी थक चुके थे, लेकिन हमारी आत्मा जैसे एक तरह से तरोताजा हो चुकी थी, पुनर्जीवित हो चुकी थी। इस अनुभव को शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। हम बस इतना ही कहेंगे कि थके होने के बाद भी हम दोनों भाई भीतर से बहुत ज्यादा ऊर्जा और प्रेरणा से भरा हुआ महसूस कर रहे थे। दोस्तों, जब भी कभी आप जीवन में थोड़ा निराश महसूस कर रहे हो, दुखी या अकेला महसूस कर रहे हो या किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, कोशिश कीजिए वक्त निकालकर ऐसे किसी यात्रा पर जाने की। और यकीन मानिए, जो भी कश्मकश या सवाल आपको भीतर से परेशान कर रहा होगा, उसका जवाब आपको इन यात्राओं के अंत में मिल ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज के इस सफ़र के अंत तक पहुंच चुके हैं। आप सभी से विदा लेने से पहले हम दोनों भाई आप सभी का बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं। जो प्यार आप लोगों ने हमारे चैनल को दिया है, उसकी कभी हमने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। कुछ दिन पहले आपका और हमारा ये परिवार 1000 सब्सक्राइबर्स का हो गया और यहाँ तक जो हम पहुँचे हैं, उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार और दुआओं को जाता है। और इसके लिए हम दोनों भाई आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया करते हैं और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं भी हम देना चाहते हैं। और ईश्वर से आप सभी के लिए यही प्रार्थना है कि ये साल आप सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य, ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारी प्रेरणा लेके आए। हम दो भाई आशा करते हैं कि आप सभी को आज का इस सफ़रनामा पसंद आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके प्यारे सब्सक्रिप्शंस, आपके प्यारे लाइक्स और आपके प्यारे कमेंट्स हमें बहुत हिम्मत देते हैं ऐसे ही आगे बढ़ते रहने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही किसी खूबसूरत सफ़र पर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।